बहन जी का जो फैसला आया है इससे राजनीतिक गलियारों में हलचल है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार जब बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार में है और अभी भी लग रहा है कि शायद उसको हरा पाना उतना कठिन नहीं है। तो जब गठबंधन की राजनीति का दौर चल रहा है और राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा में साफ साफ संदेश है कि जितनी सेकुलर ताकतें हैं वो सारी एक साथ आए संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। और ऐसे में बहन जी के जन्मदिन पर ये घोषणा कर देना कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो बिल्कुल शौक कर देने वाला है। लेकिन मैं थोड़ी बहुत राजनीति को जितना समझता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये फैसला स्वागत योग्य है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कांग्रेस मजबूत होती है और कांग्रेस अपने दम पर लड़ती है, अगर वो अखिलेश के साथ गठबंधन नहीं करती है, हालांकि राहुल गांधी ये कह चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा गठबंधन अखिलेश के साथ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उनके पास राजनीतिक समझ नहीं है, लेकिन उनका मायावती के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है और मायावती जी ये कह चुकी है कि हम अकेले लड़ेंगे। तो अब ये देखने वाली बात है कि बहन जी अकेले लड़ेंगी तो उसका बेनिफिट क्या होगा। उसका बेनिफिट जो मुझे निकट भविष्य में दिखाई दे रहा है 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए, बहन जी वर्तमान समय में ये देखना चाहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जो अपनी ताकत है इस दौर में, कि जिस दौर में राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हों और मोदी योगी और अमित शाह के नाम पर पूरा देश चल रहा हो, और जिस दौर में तमाम अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताकत को बढ़ाने में लगी हों, ऐसे दौर में बहुजन समाज पार्टी कहाँ खड़ी है, एक तो ये तय हो जाएगा। और दूसरा ये तय हो जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, चाहे वो सतीश चंद्र मिश्रा हों, चाहे पाल साहब हों, चाहे और अन्य लोग, चाहे बहन जी खुद उसको हैंडल करती हैं, तो उसमें ये भी तय हो जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी जब अकेले चुनाव लड़ेगी, अगर कांग्रेस मजबूत होती है और सपा मजबूत होती है और बीजेपी मजबूत होती है, और ऐसी स्थिति में अगर 20 से 25% वोट भी अगर बसपा ले जाती है, तो वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहीं तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी। जरूरत है कांग्रेस को मजबूत होने की, और अगर कांग्रेस मजबूत होगी, क्योंकि मान्यवर साहब काशी नाम एक बात कहते थे कि अगर हमको अपनी राजनीति जिंदा रखनी है तो हमें बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी खत्म नहीं होने देना है। अगर कांग्रेस खत्म हो गई तो हम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ही है जो हिंदू जो वोट काट सकती है। अगर कांग्रेस, देखिए आप 2009 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए कि कांग्रेस की 21 सीट आई थी यूपी के अंदर, आपको मालूम होगा। तो कांग्रेस की जब 21 आई थी तो जब बसपा की 21 थी, 22 थी। तो आप इसको देखिए कि कांग्रेस, बसपा, सपा और बीजेपी अगर तीनों लोग मिलकर के अलग अलग चुनाव लड़ते हैं और तीनों ताकत के साथ में चुनाव लड़ते हैं और अपना अपना वोट शेयर जो वो ले जाते हैं, तो बसपा उसमें एक बड़ी ताकत के रूप में निकल करके आएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बहन जी का जो फैसला है बिल्कुल निर्णय जो है वो सही है। आपने कहा कि 2024 के चुनाव में तय हो जाएगा कि बसपा कहाँ खड़ी है। हम्म। लेकिन 2022 के चुनाव में तय हो गया ना कि बसपा कहाँ खड़ी है। 22 से देखिए 12% मैं बताइए, अब लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में फर्क होता है। और लोक विधानसभा चुनाव में क्या हुआ वो हम चुनाव कवर कर रहे थे, देख रहे थे हम सारा, कि बहुजन समाज पार्टी का जो अपना कोर वोट है वो भी बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम वाली स्टाइल में आ गया। जैसे मुस्लिम कहता है ना कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट कर दो, सपा को कर दो, बसपा को कर दो, बीजेपी हारनी चाहिए। वही काम इस बार क्या करा कि मुस्लिम तो एक मुश्त चला गया सपा के साथ में, और जो दलित वोट बैंक था उसका भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो भी सपा के साथ चला गया कि बहन जी अपनी हिटलर साइड चला रही है और बीजेपी को रोकना तो सपा को वोट दो। रिजल्ट क्या हुआ? सपा को वोट मिला 30-31%, लेकिन सरकार तो नहीं बनी, सरकार तो फिर भी बीजेपी की बनी। इसका मतलब ये सही है कि अगर मुसलमान, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का अपना कोर वोट है, यादव है, मोस्ट बैकवर्ड, वो सारे का सारा शिफ्ट हो गया बीजेपी में। तो आप इस देश के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले मुस्लिम से, अकेले यादव से, अकेले दलित में भी खासतौर से जो जाटव जमार है उससे सरकार नहीं बना सकते। आपको दूसरे समाज की वोटों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और वो आपको पहले से तय करना पड़ेगा। जैसे बसपा ने कई बार प्रयोग किए हैं, तो कभी लगातार आरोप लगाती रही है ना कि बीएसपी ने जानबूझकर ऐसे ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं हमें हराने के लिए। कहाँ कहाँ उतारे हैं भाई? चुनाव तुम भी लड़ रहे हो, बसपा भी लड़ रही है, सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही है ना। कांग्रेस कहीं नहीं थी पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव में, कहीं नहीं था, लेकिन 403 सीट तो वो भी लड़ी ना। तो ये लोकतांत्रिक अधिकार है, अगर आप राजनीतिक दल हैं तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और लड़ेंगे आप तो आपके प्रत्याशी कौन होगा, कैसा होगा, कहाँ का होगा, उसकी छवि कैसी होगी, ये पार्टी तय करेगी जो टिकट दे रही है। विपक्षी दल थोड़ी तय करेंगे। अगर अखिलेश यादव ये करें को बसपा की वजह से हम लोग चुनाव हार गए, तो ये भी कहा जा सकता है कि सपा की वजह से। भाई सपा ने तो पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, सारे के सारे बसपा के जो पुराने नेता थे वो सपा के साथ में थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग थे, वो तमाम लोग जो बीजेपी में चले गए, फिर वहाँ आगे कुर्सियों के चक्कर में दद्दू प्रसाद जी भी चले गए थे एंड टाइम पे, जब टिकट नहीं मिला तो फिर भी वो बैक टू पवेलियन हो गए। तो ये कहना कि, और फिर समाज भी साथ में था, ऐसा नहीं है। जहाँ जाटव समाज का वोट जो है वो बड़ी भारी संख्या में, मैं आपको विधानसभा के नाम बता दूंगा, लोनी विधानसभा दिल्ली से लगा हुआ है, आप देख लीजिए, वहाँ 1,10,000 जाटव वोट है। अगर 70% वोट पड़ा तो प्रत्याशी को कम से कम 77,000 वोट मिलना चाहिए था, प्रत्याशी को 20,000 मिला, तो 50,000 वोट कहाँ गया? सपा में गया। बुलंदशहर की सदर सीट है, बुलंदशहर की सदर सीट पर ईमानदारी की बात यह है कि वहाँ 90,000 जाटव वोट है,
जो बहन जी की कम्युनिटी से आता है, जाति से आता है, और वहाँ प्रत्याशी को 19-20 हज़ार वोट मिला है, वही कम से कम 65,000 वोट पड़ना चाहिए, तो 35,000 40,000 वोट कहाँ गए, वहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये क्या है कि जाटव समाज ने भी जो अपना वोट है वो भी सपा को देकर देख लिया, उसके बावजूद भी बीजेपी नहीं हार रही है। तो मुस्लिम समाज की बात समझ में ये बात आ गई है। जैसे आपने कहा कि 2022 के चुनाव से तय हो गया कि बसपा कहाँ खड़ी है। अगर आप 2022 के चुनाव को करोगे तो फिर आजमगढ़ के उपचुनाव को कहाँ देखोगे। आजमगढ़ का जो उपचुनाव हुआ जिसमें गुड्डू जमाली बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े, और वहाँ पे दूसरी तरफ जो निरहुआ लड़े, और वहाँ बीजेपी का बीजेपी उसमें, और बसपा से सपा से जो वो यादव जी लड़े, उनके भाई धर्मेंद्र यादव लड़े, सपा हारी, वो उनकी परंपरागत सीट है। और बसपा जो बस सेकंड या थर्ड नंबर पर बहुत थोड़े से वोट से आई। जिस बसपा को वहाँ 13% वोट मिला था, उसे 24-25% वोट मिला। क्यों? क्योंकि मुस्लिम समाज की समझ में ये बात आ गई है कि अब हम जो सपा के साथ मिल करके बीजेपी को नहीं रोक सकते। अगर सपा के साथ अगर बीजेपी को रोकना तो बसपा को ही वोट करना पड़ेगा। और देखिए कि अभी आप देखेंगे पूर्व में जाएंगे थोड़ा सा, तो मुस्लिम के जो बड़े नेता हैं, चाहे पश्चिम में इमरान मसूद हों, गुड्डू जमाली पूरब में हों, और बहुत सारे कई नेता आने को तैयार बैठे, तो सारे बड़े पैमाने पर मुस्लिम चेहरों की जो है वो पार्टी में एंट्री है। और अभी पाल समाज से जो ओबीसी समाज से जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। तो बसपा काम करी, और उन्होंने नारा दिया है भंजी चलो गाँव की ओर। तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अपनी राजनीतिक जमीन को यूं ही खो देगा, उसको मालूम होता है सारा कुछ कि क्या करना है। तो मायावती के ऐलान के बाद से लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बसपा किसका फायदा पहुंचाना चाहती है 2024 में। अब ये तो वो लोग हैं जो गुमराह करने वाले लोग हैं कि बसपा किसका फायदा पहुंचेगा। बसपा अपना फायदे के लिए चुनाव लड़ रही है, सब अपने फायदे के लिए चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अपने फायदे के लिए चुनाव लड़ रही है, बीजेपी अपने फायदे के लिए चुनाव। जब कोई आदमी चुनाव लड़ता है तो कोई हारता भी है, कोई जीतता भी है। ये तय करना कि यार ये वाली पार्टी नहीं खड़ी होती, ये वाली पार्टी नहीं खड़ी होती, ये वोट नहीं कटे होते तो मैं जीत जाता, तो ये तो बेईमानी है। ये तो वही वाली बात भी हो गई कि मतलब मेरे चाची की मूंछ होती तो चाचा होता, ऐसा थोड़ी होता है कहीं। तो ये जितने लोग घूम रहे हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक बन करके ये गुमराह करने वाले गैंग है एक तरीके से। अगर आपको सही मायने में बसपा की राजनीति को समझना है तो बसपा के कैडर को समझना पड़ेगा, बसपा के सिस्टम को समझना पड़ेगा। लगातार जो आवाज बहुजन समाज उठाता रहा ईवीएम को लेकर, लगातार प्रोटेस्ट भी होते रहते, लेकिन अब बहन जी ने ईवीएम के खिलाफ भी बोला है। बहन जी जब 2007 का चुनाव हारी थी, 2012 में जब चुनाव हारी थी, जब पूर्ण बहुमत की सरकार गई थी, तब भी बहन जी ने कहा था कि हम लोग जो है वो ईवीएम पर उन्होंने कहा था। 2017 में जब वो चुनाव हारी थी तब भी कहा था कि हर क्या नाम है 11 अप्रैल को हर प्रदेश में हर जो जिले पर ईवीएम के खिलाफ धरना होगा। देखिए मैं ये कह दूं, बहन जी क्यों कह रही है क्यों नहीं कह रही है मुझे नहीं पता। मैं ईवीएम पर इसलिए नहीं बोलता कभी भी कि मुझे लगता है कि मेरे ईवीएम पर बोलने से बेकारी बात है, क्योंकि मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं। ईवीएम को अगर बैन करना तो कौन बैन करवा सकता है? बहन जी करवा सकती हैं, अखिलेश यादव करवा सकते हैं, तेजस्वी यादव करवा सकते हैं, चिराग पासवान करवा सकते हैं, और जो तमाम लोग हैं, जो राजनीतिक दल हैं, जिनके बड़ी मजबूती के साथ में जिनके राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, वो लोग चाहें एक दिन में रोड पर उतरो, कहें कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, हो जाएगा बंद। लेकिन अब समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि प्रधानमंत्री तो बनना सबको, एमएलए एमपी बनना सबको, मुख्यमंत्री बनना सबको, और ईवीएम की लड़ाई लड़ राहुल नागपाल, ईवीएम की लड़ाई लड़े लक्ष्मण यादव, ईवीएम की लड़ाई लड़े रतन लाल। तो भाई हम एक्टिविस्ट हैं, हम पत्रकार हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ें, ईवीएम की लड़ाई लड़ें। जिन लोगों को मुख्यमंत्री और एमएलए और एमपी बनना है वो लोग रोड पर उतरे, सपा के लोग उतरे, बसपा के लोग उतरे, तब जाकर के ईवीएम बंद होगी, या फिर कहना बंद कर दे। ये एक ट्वीट करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं ईवीएम बैन करो और जाकर फिर कंबल ओढ़ करके सो जाना एसी में, ऐसे ईवीएम बंद होने वाली नहीं है। ईवीएम बंद जब होगी जब राजनीतिक दल चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और वो उनकी ताकत। ये लगता नहीं कि जनाधार जो बीएसपी का लगातार घट रहा है, इसकी वजह यह है कि बसपा सड़क पर नहीं उतर रही। नहीं, आपको कहाँ लग रहा है बसपा का जनाधार घट रहा है? क्यों लगातार उसकी कहाँ नहीं, आप बताइए मुझे। 2022 में 12-13% वोट पड़ा, और उपचुनाव में 26% पड़ा। तो इसके पहले तो 11% तो दिल्ली में होता था। मैं अब यूपी की बात कर रहा हूँ आपको। यूपी में अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 22 के में बसपा को 12% वोट पड़ा, तो गुड्डू जमाली को आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 26-27% वोट पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि वोट ऊपर नीचे, बसपा के पास 30% ही वोट होता था, 29% पड़ा। और एक दौर ऐसा भी था कि बसपा के पास में 9.5% वोट हुआ करता था, प्रत्याशी जीत करके आते। 2014 के बाद की मैं कह रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ ना, राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को खत्म समझ लें। राजनीति है। एक समय ऐसा भी था कि 84 में जब बीजेपी के पास में 2 सांसद हुआ करते थे, आज वो प्रचंड बहुमत के साथ बैठे। एक दौर ऐसा था कि जब था भारतीय राजनीति में इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया ही भारत है, इंदिरा और इंदिरा जो है वो इंडिया भारत है, तो ये भी नारा लगता था। आज विपक्ष में बैठने लायक नहीं, आज पदयात्रा करने पड़ रही है उसके पोते को, जिसकी दादी प्रधानमंत्री हो, जिसका बाप प्रधानमंत्री हो, जिसका नाना प्रधानमंत्री हो। तो आप समझिए राजनीति में उठापटक चलती है, और यही राजनीति है। राजनीति में कुछ स्थिर नहीं है। अगर हम ये कहने लगे कि नहीं साहब हमारा 40% वोट आता तो 40 हमारी रहेगा, तो लोकतंत्र कहाँ रह गया फिर भाई? आप लोगों का जो जमहूरियत है उसका आप अपमान कर रहे हो। आप जो लोकतंत्र का हिस्सा, जो लोकतंत्र में लोग चाहते हैं, लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब ये है कि हर आदमी को अपनी बात कहने का, हर आदमी को अपना नेता चुनने का अधिकार है, और वो अगर आपको चुन रहा है
वो आपको अपने अधिकार के साथ चुन रहा है, तो वो इसलिए चुन रहा है क्योंकि उसको ये संविधान ने अधिकार दिया और हम उस पर टीका टिप्पणी करने वाले कोई नहीं होते। आज बसपा के पास 12% वोट है, इस समय बसपा के पास 32% वोट था, 31-32% वोट पर बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी और अखिलेश यादव के पास 33% वोट है, 32% है, तो सरकार से आधे में भी नहीं है। तो वोट किसके पास कितना है कितना नहीं है ये देखना ये महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि वोट शेयर जो है वो जैसे पहले पड़ता था क्या वैसे अभी भी वर्तमान में पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। कमियां बहुत सारी हैं बसपा में, हमें मालूम है। 2019 में मोदी लहर था और लहर में गठबंधन के बावजूद सिर्फ 10 सीटें आती हैं। तो इस बार क्या लगता है कि फिर बिना गठबंधन के नहीं अभी अभी देखिए मेरी बात सुनिए, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि मोदी लहर में तो राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट हार गए, अमेठी हार गए ना, जहां से कभी कोई नहीं हारा। एक बार तो ऐसी भी उनकी जयनारायण की लहर थी कि मतलब जो है वो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। तो राजनीति उसके बाद में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह देना कि मतलब कोई खत्म हो गया या कोई बन गया, ये नहीं है, सदा कोई नहीं रहता है। ये जो लोग कह रहे हैं कि हम तो 50 साल के लिए आए, हम तो 40 साल के लिए आए, हम तो 30 साल के लिए आए, यही लोकतंत्र का अपमान है। आप स्वीकार करिए कि आप आए नहीं हो, आपको लोग लेकर के आए हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं कि हम तो 50 साल के लिए आए भारत की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में, तो आप आने वाले जो लोकतंत्र में जो लोग वोट डालने वाले हैं उनका मजाक बना रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो।